आज हम दोस्तों 2022 के जो हिमाचल के विधानसभा चुनाव हैं, इनको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए हिमाचल की राजनीति का के ऊपर एक नज़र डालेंगे। जिससे कि जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं हिमाचल के पॉलिटिक्स को और हिमाचल की राजनीति को, उनको एक परिप्रेक्ष्य मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा परिप्रेक्ष्य सही होगा, पर एक दृष्टिकोण मिल सकता है, उसकी आलोचना या उसके समर्थन या उससे कोई इतर दृष्टिकोण छात्र अपना डेवलप कर सकते हैं। पर इससे जो महत्वपूर्ण मोमेंट है, इस संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूँ ताकि युवा साथियों में थोड़ा-सा एक हिमाचल की राजनीति के प्रति रुचि पैदा हो। और ये जो मैं कह रहा हूँ इसमें एज़ अ कर्मचारी या एज़ अ टीचर मेरा कोई बायसनेस मैं चाहूँगा ना रहे। एक शुद्ध रूप से एक राजनीति के छात्र के रूप में मैं अपनी बात रखूँगा, चाहे वो कैसी भी हो, है ना? तो अ, मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों को कि हिमाचल की राजनीति में आज तक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनकी बहुत ही निर्णायक भूमिका रही है। 1966 में जब हिमाचल का मर्जर हुआ, उसके बाद जब दोनों इलाकों में कर्मचारियों ने सेम पे स्केल के लिए आंदोलन लड़े, अपने हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ी। शांता कुमार के खिलाफ जो बहुत ज़बरदस्त आंदोलन कर्मचारियों ने किया। इसके अतिरिक्त बहुत-बहुत समय पर एनजीओ फेडरेशन जो कि नॉन गज़टेड एम्प्लॉइज़ की बड़ी सशक्त यूनियन के रूप में उभर कर सामने आई, उसने अपना झंडा बुलंद किया। टीचर यूनियंस ने अपना झंडा बुलंद किया। ऐसे बहुत से हमारे पास कर्मचारियों के प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो कि चुनावों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि मैं कहूँ सरकार के मेक और ब्रेक में भूमिका निभाते हैं। पर आज हम एक ऐसे कस्ब पे बैठे हैं जबकि ओल्ड पेंशन का जो मुद्दा है वो बहुत ही हिमाचल के चुनाव में ज्वलंत होकर के सामने आया है और बहुत से कर्मचारी मुखरिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से जो ओल्ड पेंशन के समर्थन में अपना दावा कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि जो वर्तमान सरकार थी उसने उनकी इच्छाओं को मोहर नहीं लगाई, उसको स्वीकार नहीं किया और वर्तमान सरकार ने भी अपनी असमर्थता और कई बार अपना नाराज़गी दिखाई कि हम नहीं दे सकते। तो इस जबकि विपक्ष जो है बार-बार ये कह रहा है कि हम सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन की नोटिफ़िकेशन को चालू करेंगे। अब जो साथी हमारे बच्चे नए हैं उनको पता होना चाहिए 2004 के बाद जो नौकरी में जो लोग लगे हैं 3 के बाद, उनको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत अ, फिस्कल डिफिसिट को कम करने के चक्कर में ये पेंशन की व्यवस्था खत्म कर दी गई। इसकी जगह न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन की व्यवस्था की गई। वर्तमान समय में जो लोग रिटायर हो रहे हैं और विशेषकर वे जिनका सेवा काल रेगुलर सेवा काल बड़ा कम है, उनको बड़ी मिनिस्कुल पेंशन मिल रही है 5,000, 2,500, 3,000 इस तरह से पेंशन मिल रही है। इससे कर्मचारियों में अनरेस्ट बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है और वो सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। तो ये इसको लेकर के ये मुद्दा वर्तमान में बना हुआ है। और अगर इसको सरकार के परिप्रेक्ष्य से देखें तो हिमाचल का जो टोटल घाटा है जिसको हम फिस्कल डिफिसिट कहते हैं, उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। हमारी सरकार हर साल कर्जा ले करके लोगों की तनख्वाहें, सैलरियाँ देती हैं। इसके अतिरिक्त विकास के कामों में लगाती है, जबकि सरकार के अपने रेवेन्यू बहुत कम है। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की एड पे बहुत निर्भर है। पर जो ये कर्जा जो सरकार ले रही है, उसका जो ब्याज है और जो कर्मचारियों के लोन है, उनकी पेंशन है, कर्मचारियों की सॉरी सैलरी है, उनकी जो पेंशन है, वो हमारे फिस्कल डिफिसिट पर बहुत बड़े हिस्से पर प्रभाव डालती है। ये भी एक सच्चाई। तो इसका जो दबाव हमारे स्टेट की हेल्थ पे पड़ रहा है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न हर गवर्नमेंट के सामने आता है। वर्तमान गवर्नमेंट भी उसको देख रही है और जो नई गवर्नमेंट आएगी, चाहे वह एनपीएस दे या ना दे, उनको भी इससे जूझना पड़ेगा। और एक समस्या ये भी बढ़ रही है कि अगर जल्दी हिमाचल की फिस्कल सिटी सुधरती नहीं है, कोई नए इनकम के सोर्स जनरेट नहीं होते हैं या जो वर्तमान इनकम है खर्चा है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा होता है सेवाओं को मेंटेन करने में, उसमें कमी नहीं लाई जाती है, तो हो सकता है एक दिन हमारा स्टेट भी फिस्कल क्राइसिस में फँस सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में फँस सकता है और हमें उसकी बड़ी कीमत देनी पड़ सकती है। ये भी एक सच्चाई है। जबकि कर्मचारियों का ये मानना है कि जब जब
समस्या आती है कर्जे की, तो इस केस में जो नेता लोग हैं उन्होंने अपनी पेंशनें लगा के रखी हैं, अपने लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ है, लोन नहीं देते हैं, तो वो क्यों नहीं अपने को अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करते हैं अगर हम समस्या में। ये भी एक पक्ष है, परंतु ये बात सत्य है कि कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू एमएलए और एमपीज़ के, और उनका जो वजन पड़ता है वो थोड़ा ज़्यादा है, हालांकि उनसे ज़्यादा फैमिलियाँ सपोर्ट भी होती है, ये भी एक बात सच है। तो एक ऐसे दौर पे हम पड़े, और इसमें तीसरा परिप्रेक्ष्य है सामान्य मानवी का, साधारण आदमी का, जो नौकरी में नहीं है या उसके परिवार से कोई नौकरी नहीं करता, ये उसका भी एक पक्ष है। वो देखता है तो वो एमएलए एमपी की पेंशन को तो उतना शायद ना देख पाता हो, पर कर्मचारी की पेंशन उसे दिखती है, और वो देखता है कि देखिए कर्मचारी जो है पहले अच्छी तनख्वाह भी लेता है, और बाद में कई तो ये कहते हैं सरकारी काम भी कम करता है, अब इसमें के बारे में दो राय हो सकती है, पर और बाद में पेंशन भी ले रहा है, तो क्यों दें इन्हें पेंशन, जब ये नौकरी करते हैं तो कर दी भाई, बाद में आप देखिए अपना, आपको अपनी नौकरी से ही जोड़ना चाहिए उसके लिए। तो उनका दृष्टिकोण ये है सामान्य नागरिक का कि भाई सामान्य नौकरी करने वाले के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, गवर्नमेंट की जब उसको सैलरी दे दी तो वो जाने भाई जो उसका बनता है, जाइए घर को। पर इसमें एक एंगल और भी है, वो ये कि बहुत से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो टैक्स पेई भी हैं, वो सामान्य नागरिक नहीं है, वो टैक्स पेई भी हैं, विशेषकर जो हाई इनकम में जाते हैं वो बड़े हाईली टैक्स पेड हैं और हर सैलरी से टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो उनका ये पक्ष है कि हम तो कई सालों तक अपने जीवन में इनकम टैक्स पे ही रहे, और आज स्टेट हमें जो वृद्धा पेंशन के बराबर जो पेंशन देकर बरी कर रहा है, क्या हमारी जो नियुक्ति हुई, जो हमारी जो सेवाएं थी, उसके प्रति स्टेट की कोई अलग से जिम्मेदारी नहीं बनती। तो एक इस तरह की स्थिति में हमारा जो है स्टेट का पॉलिटिक्स घुस चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही एक मुद्दा है चुनाव में, पर यह भी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उभर कर सामने आया है, तो इसको बताने के लिए मैंने आपसे ये चर्चा की। साथ ही साथ क्या हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने अलग स्टेट जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है कि रेगुलर नियुक्ति करने के बजाय पीटीए के थ्रू या किसी और असामान्य तरीके से भर्तियां कर दी गई। बाद में वो उन्हीं लोगों ने यूनियन बना करके संगठित होकर के अपने हक हकूक की लड़ाई की और वो पक्के हो गए। आज वो अपने हक के लिए और मांग कर रहे हैं। तो ये भी एक सच्चाई है। और एक सच्चाई और है कि गवर्नमेंट इतना एक्सपेंडिचर अपनी सर्विसेज में करती है, चाहे अपने हॉस्पिटल हो, चाहे अपने कॉलेजेस हो, चाहे अपने स्कूल हो, चाहे अपने बसेज हो, जो भी हो, क्या उसमें गवर्नमेंट को उतनी आउटपुट मिल रही है या नहीं मिल रही है? जो गवर्नमेंट ने अपनी सेवा क्षेत्र खड़ी करके रखे हैं, क्या वो लोगों को उस हिसाब से सेवा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? इसका भी एनालिसिस जनता करेगी और कर सकती है। एज ए कर्मचारी हो सकता है ये बात हमें अच्छी लगे या ना लगे, पर इसका हक भी जनता के पास है कि वो उसको क्रिटिकली देख सकती है। तो ये मेरे ख्याल से इस ओपीएस के मुद्दे को इस परिप्रेक्ष्य में हमें देखने की आवश्यकता है, और ये राजनीतिक शास्त्र के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक अच्छा मुद्दा है हिमाचल के पॉलिटिक्स के प्रति एक अपनी राय बनाने का, उसको समझने का, उसके प्रति एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का। थैंक यू।